In the previous lecture on vector atom model, we have discussed LS coupling. When you say LS coupling, that means spin orbit coupling, and you have seen that the electron has two types of angular momentum, that is orbital angular momentum L and the spin angular momentum S. And we have found the total angular momentum of the electron or one electron atom in the previous lecture. लेकिन आप जानते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम होता है तो उससे एसोसिएटेड इनफैक्ट मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसमें, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ऑलवेज एसोसिएटेड होता है एंगुलर मोमेंटम के साथ। और ख़ास बात यह है कि जिस किसी भी टाइप का एंगुलर मोमेंटम आपके एटम में है उससे एसोसिएटेड उसी टाइप का मैग्नेटिक मोमेंट भी उसमें होगा। तो आप जानते हैं चूँकि हमारे एटम में या कहिए कि जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन था उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, तो निश्चित रूप से ऑर्बिटल मोशन से एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा एटम में, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और ठीक उसी तरह से अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमारे एटम में है, इसका मतलब उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट होगा जिसको बोलेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एटम कहिए अथवा जो इलेक्ट्रॉन है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन जो कि उसके सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को डिटरमिन करता है, खास करके वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आप जानते हैं कि जो केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है सारे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के डिटर्मिनेशन में। तो जब आप यहाँ बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट या एंगुलर मोमेंटम तो उसी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और वह पूरे एटम का गुण हो जाता है। तो आप ध्यान से सोचिए कि हमारे इलेक्ट्रॉन में या एटम में दोनों टाइप के एंगुलर मोमेंटम से एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। अब इस दोनों मैग्नेटिक मोमेंट को आप पिछले क्लासेज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये आपके लिए कोई नई बात है। हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट और बोर मैग्नेट्रॉन का कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़े थे। फिर आपने जब स्पिन का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम से एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, उसको भी आप पहले के क्लासेज में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक्चुअली आज के हमारे इस लेक्चर का एम है कि अगर दो टाइप का मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन में तो व्हाट विल बी द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। फिर वही बात जैसा एलएस कपलिंग में था, चूँकि मैग्नेटिक मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो निश्चित रूप से जब हम दोनों टाइप के मैग्नेटिक मोमेंट को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको आप रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हैं। लेकिन उस टोटल वैल्यू को जानने के पहले कुछ बात जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं हम उसको रिपीट करने जा रहे हैं, फिर से आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम से एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तब हम लोग उसके कपलिंग की बात करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट इसमें आप देखेंगे कि एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, दैट इज कॉल्ड जी फैक्टर, या उसको कहते हैं लेंस स्प्लिटिंग फैक्टर। और इसका जो रिजल्ट है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आगे के कैलकुलेशंस में हमेशा उसका यूज होगा। और जब आप सिविल सर्विस जैसा एग्जामिनेशन देते हैं, आपका ऑप्शनल फिजिक्स होता है, तो आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो डायरेक्टली उस एग्जामिनेशन में लेंस स्प्लिटिंग फैक्टर के एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए कई बार पूछा हुआ है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोनों टाइप के मैग्नेटिक मोमेंट को पहले फिर हम डिफाइन कर रहे हैं और जो आप ऑलरेडी पहले के क्लासेज में पढ़े हैं, ध्यान से देखिए।
आपको अभी हमने क्या कहा कि हमारे एटम में या जो इलेक्ट्रॉन है उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L होता है ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और फिर इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट होगा जिसको बोलेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल एक दूसरे से रिलेटेड होता है, एक रिलेशन से, जो रिलेशन हमने यहाँ मेंशन किया और इसका प्रूफ आप पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं कि म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई ओवर 2m इंटू एल। ओके, अब देखिए, अब एक्चुअली इस एक्सप्रेशन को आप बोर मैग्नेटोन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल अलजेब्रा यूज करिए। हम RHS में h बार से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, तो रिजल्ट तो सेम रह जाएगा ना। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस EH बार ओवर 2m इंटू L बाय H बार। ओके, बट आप जानते हैं कि दिस EH बार बाय 2m दिस इज कॉल्ड बोर मैग्नेटोन, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट मापने का एक नेचुरल यूनिट है। ये आप फर्स्ट लेक्चर में ही वेक्टर एटम मॉडल में पढ़े हैं। सो दिस म्यू बी इज इक्वल टू EH बार बाय 2m। तो EH बार बाय 2m के जगह पर आप क्या लिख देंगे, म्यू बी। सो म्यू एल इज इक्वल टू माइनस म्यू बी ओवर H बार इंटू एल। यही तो इक्वेशन 1 में आप देख रहे हैं म्यू एल और एल के बीच का रिलेशन है, और म्यू बी को आप कहते हैं बोर मैग्नेटोन। ओके, अब आप देखिए यहाँ जो यह माइनस साइन है वह क्या रेफर करता है कि वेक्टर म्यू एल और वेक्टर एल का जो डायरेक्शन है वह जस्ट अपोजिट है। आप कहते हैं कि म्यू एल एंड एल आर एंटी पैरेलल। देखिए हमने यहाँ लिखा है। सो अगर सपोज कर लीजिए कि एल वेक्टर आपका इस अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो निश्चित रूप से जो म्यू एल वेक्टर होगा दिस विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स आर अपोजिट टू वन अनदर। And equation 1 defines the relation between the orbital magnetic moment mu L and the orbital angular momentum L. ठीक है? Now we will see the magnitude of this orbital magnetic moment. ध्यान से देखिए, अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे म्यू एल का, तो मैग्नीट्यूड लेने का मतलब है कि जो माइनस था RHS में उसको प्लस कर दो और एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे। सो मॉड ऑफ म्यू एल इज इक्वल टू म्यू बी ओवर H बार टाइम्स मॉड ऑफ एल। नहीं, लेकिन याद करो कि क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसका वैल्यू क्या होता है। ये रिजल्ट आप पहले पढ़ चुके हैं। तो दिस कैपिटल एल दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू स्मॉल एल इंटू स्मॉल एल प्लस 1 का स्क्वायर रूट टाइम्स H बार, है कि नहीं। इनफैक्ट जो एल का मैग्नीट्यूड है ये क्वांटाइज्ड होता है। एल को आप कहते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो हम लोग जहाँ मॉड ऑफ एल है उसके जगह पर लिख देंगे रूट ओवर एल इंटू एल प्लस 1 इंटू H बार। अब देखिए, अब ये H बार और ये H बार कैंसिल हो जाएगा और आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू एल है दैट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू बोर मैग्नेटोन म्यू बी टाइम्स रूट ओवर एल इंटू एल प्लस 1। तो इस इक्वेशन से आप ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो एल है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, आप जानते हैं कि इसका जो वैल्यू होता है वह नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो एल के डिफरेंट वैल्यू के लिए आप म्यू एल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होता है जिसके लिए एल अलग अलग होगा उसके लिए म्यू एल भी अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखिए, लेकिन हम लोगों को मालूम है कि हमारे इलेक्ट्रॉन में सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल ही नहीं होता है
बल्कि इसके अलावा उसमें एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम भी होता है जिसे आप कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सब बात आप पढ़े हुए हैं। एंड दैट स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल कैपिटल एस। बट एज you know that always a magnetic moment is associated with any type of angular momentum। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम से भी एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है दैट इज कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। एंड दिस इज डिनोटेड बाय द सिंबल म्यू एस। और याद करो, जब स्पिन का कॉन्सेप्ट आप पिछले लेक्चर में पढ़े थे तो आपने पढ़ा था कि यह जो म्यू एस वेक्टर है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एस है, बोथ आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन। म्यू एस इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ई बाय 2m इंटू एस। यहाँ 2 फैक्टर होता है, ध्यान से देखो इसको। इस 2 को इनफैक्ट हमने पहले लिखा होगा जी एस, एंड दिस जी एस इज इक्वल टू 2। इसको स्पिन जी फैक्टर कहते हैं, ओके। अब फिर बोर मैग्नेटॉन के टर्म में आप इसको एक्सप्रेस करेंगे, उसके लिए क्या किया, तो एच बार से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट सेम रहेगा। और आप ई एच बार डिवाइडेड बाय 2m के जगह पर क्या लिख देंगे, म्यू बी। दिस इज इनफैक्ट बोर मैग्नेटॉन, ओके। सो म्यू एस is given as minus 2 into mu b over h bar into s। और यहाँ भी आप देखिए माइनस साइन लगा हुआ है। इट मीन्स स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस और स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एस बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो म्यू एस इज एंटी पैरेलल टू एस एज आई हैव मेंशन। और इसी यहाँ भी आप कह सकते हैं कि अगर सपोज कर लें कि हमारा जो म्यू एस वेक्टर है यही मान लो अगर अपवार्ड डायरेक्शन में है तो एस वेक्टर डाउनवर्ड होगा, ठीक अपोजिट होगा। फिर हम लोग डिफाइन करेंगे इस म्यू एस के मैग्नीट्यूड को। तो बोलो मॉड लोगे म्यू एस का तो आर एच एस में माइनस ड्रॉप कर देंगे मॉड लेने के बाद, और एस का मॉड ले लेंगे। सो modulus of mu s will be what? This is mod of mu s equal to 2 mu b by h bar times mod of s bar। लेकिन फिर सोचो, आप पढ़ चुके हैं कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होता है वह भी क्वांटाइज्ड है, और उसको हम लोग लिखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में s इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच बार। यहाँ जो ये स्मॉल एस है आपको मालूम है कि दिस इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। और अगर पर्टिकुलर रूप से इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू 1/2 होता है पर्टिकुलर रूप से इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। वैसे हमने अभी 1/2 लिखा नहीं यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए म्यू एस का मॉडुलस इसको हमने सिंपली म्यू एस लिख लिया, और एस का जो मॉड है उसके जगह पर लिखेंगे रूट ओवर एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच बार। तो इस एस के मॉडुलस को रिप्लेस कर दिया इससे रूट ओवर एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच बार। अब फिर आप देख सकते हैं कि दिस एच बार एंड दिस एच बार विल कैंसिल आउट एंड योर रिजल्ट इज व्हाट, म्यू एस इक्वल टू 2 mu b times root over s into s plus 1. So this is the expression for the magnitude of the spin magnetic moment mu s. Okay? अभी तक जो कुछ हमने आपको लिखा, जो कुछ बताया, ये आपके लिए बिल्कुल नई बात नहीं थी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज थिंग्स इन वेरी डिटेल इन द प्रीवियस लेक्चर्स। लेकिन आपके सहूलियत के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए हमने इसको फिर से रिपीट कर दिया, रिमाइंड कर दिया, जिससे आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हो, इसलिए रिपीट किया है। तो हमने कहा था कि आज के लेक्चर का हमारा मेन पर्पस क्या है, तो टू फाइंड
द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ऑफ द एटम कह सकते हैं। ठीक है, ये जानना है। और उसी कैलकुलेशन में हमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मिलेगा, एक्सप्रेशन मिलेगा जी फैक्टर के लिए, जिसको हम लोग लेंस स्प्लिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। यही प्राइम एम है आज के लेक्चर का। तो देखिए, जैसा हमने पहले ही कहा था कि चूंकि जो मैग्नेटिक मोमेंटा है म्यू एल और म्यू एस बोथ आर वेक्टर्स, तो टोटल जानने का मतलब रिजल्टेंट जानना, और वेक्टर के रिजल्टेंट का मतलब वेक्टर को वेक्टोरियली जोड़ दो, उसका रिजल्टेंट मिलता है। तो अगर सपोज कर लें कि हमारे एटम का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है या जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है वह है म्यू जे। अगर वह म्यू जे है तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि यह म्यू जे होगा क्या, तो म्यू एल और म्यू एस का वेक्टर सम होगा। सो म्यू जे इज इक्वल टू वेक्टर म्यू एल प्लस वेक्टर म्यू एस। ओके, लेकिन हम लोग अब इस म्यूजे के मैग्नीट्यूड को एक खास टेक्निक से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए। इनफैक्ट जब आप कहते हैं कि म्यूजे हमारा म्यू एल और म्यू एस का वेक्टर सम है, ठीक है, तो इसके मैग्नीट्यूड को निकालने का एक तरीका हो सकता है कि आप म्यू एल वेक्टर का कंपोनेंट ले लीजिए म्यूजे के डायरेक्शन में, और म्यू एस वेक्टर का भी कंपोनेंट ले लीजिए म्यूजे के डायरेक्शन में, और उस दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको म्यूजे का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। दिस इज जस्ट ए टेक्निक। कोई भी मान लो कि दो वेक्टर है, मान लो कि यह वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, और इसका रिजल्टेंट है मान लो यह सी। तो अगर सी का मैग्नीट्यूड जानना है तो क्या करेंगे, वेक्टर ए का कंपोनेंट ले लेंगे सी के डायरेक्शन में, वेक्टर बी का भी कंपोनेंट ले लेंगे सी के डायरेक्शन में, उस दोनों कंपोनेंट को जोड़ दो तो सी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ओके, तो इस टेक्निक को फॉलो करते हुए हम लोग म्यूजे के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। उसके लिए ज़रा आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। हमने यहाँ फिगर में गौर से देखो कि इस लाइन से दिखाया है वेक्टर जे को। किस वेक्टर को, वेक्टर जे, और जे है टोटल एंगुलर मोमेंटम। गौर से सुनिए, आपने अभी पढ़ा है कि जो हमारा जे वेक्टर है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा म्यूजे वेक्टर, और यह जो ए बी लाइन है वह रिप्रेजेंट करता है हमारे एल वेक्टर को। तो अगर यह एल वेक्टर है तो ऐसी स्थिति में जो म्यू एल होगा, इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट, आपने देखा है कि यह उसके अपोजिट होता है, इसलिए म्यू एल को ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दिखाया। फिर हमारा जो यह बी सी वेक्टर है, दिस इज इन फैक्ट वेक्टर एस, तो म्यू एस इसके अपोजिट, तो देखो कि फिगर में म्यू एस को उसके अपोजिट दिखाया है। एक्चुअली वेक्टर का कंपोनेंट जानने के लिए हमें कुछ एंगल जानना होगा, तो हमने यहाँ पर फिगर में दिखाया है कि यह जो एल वेक्टर है जो ए बी लाइन से रिप्रेजेंटेड है, वह ए सी लाइन से रिप्रेजेंटेड जे वेक्टर के साथ θ1 एंगल बनाता है। ओके, और वेक्टर एस जो बी सी लाइन से रिप्रेजेंटेड है, ध्यान से देखो, वह उसी जे वेक्टर के साथ θ2 एंगल बना रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ θ2 बाहर में दिखाया है, वेक्टर के बीच का एंगल मतलब होता है वेक्टर के डायरेक्शंस के बीच का एंगल, इसीलिए BC लाइन को हमने थोड़ा सा प्रोजेक्ट करके आगे दिखाया है एंगल दिखाने के लिए। सो θ2 जो यहाँ हम थोड़ा डीप करके यह लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये है एंगल बिटवीन S एंड J। लेकिन गौर करिए कि अगर L और J के बीच का एंगल थीटा है, तो फिगर देख करके बताओ कि म्यू एल और म्यू जे के बीच क्या एंगल है, वह भी θ1 ही है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, इसलिए आप
एंगल बिटवीन एल एंड जे जो थीटा 1 आपने माना, उसे आप ये भी कह सकते हैं कि वह है एंगल बिटवीन म्यू एल एंड म्यू जे। ओके, फिर देखो एंगल बिटवीन वेक्टर जे एंड वेक्टर एस, इसको आपने माना थीटा 2, लेकिन एस और जे के बीच का एंगल, और फिर देखो म्यू जे किस लाइन से रिप्रेजेंटेड है, सी ए लाइन से, और म्यू एस रिप्रेजेंटेड है सी बी लाइन से। आप देखिए कि उसके बीच में भी थीटा 2 एंगल ही बन रहा है। तो थीटा 2 को आप ये भी कह सकते हैं दिस इज एंगल बिटवीन म्यू एस एंड म्यू जे। ओके, अब अगर हम कहेंगे यहाँ जो आपने इक्वेशन 6 लिखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जे बराबर होता है म्यू एल का कंपोनेंट म्यू जे के डायरेक्शन में। फिगर देखो, ये तुम्हारा म्यू एल है और ये तुम्हारा म्यू जे है। अगर कहें कि म्यू एल का कंपोनेंट बताओ म्यू जे के डायरेक्शन में, तो आप देख रहे हैं कि म्यू एल म्यू जे से क्या एंगल बनाता है, थीटा 2। तो इसका कंपोनेंट म्यू जे के डायरेक्शन में क्या होगा, म्यू एल कॉस थीटा 1, म्यू एल कॉस थीटा 1 होगा कि नहीं। और फिर अगर कहें कि म्यू एस वेक्टर को आप देखिए, म्यू एस वेक्टर आपका यह सी बी लाइन से रिप्रेजेंटेड है। अगर कहें कि इसका कंपोनेंट म्यू जे के डायरेक्शन में क्या होगा, तो म्यू एस म्यू जे के साथ थीटा 2 एंगल बनाता है, तो कंपोनेंट होगा म्यू एस कॉस थीटा 2, और उस दोनों को ऐड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, म्यू जे। हम उम्मीद करते हैं इस फिगर को आपने समझा होगा और इस टेक्निक से आप अब म्यू जे का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए ये कैलकुलेशन बड़ा ही आसान है, इजीली आप बता सकते हैं। तो जैसा अभी हमने आपसे कहा था कि म्यू जे का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ दिस म्यू एल अलोंग म्यू जे, और वह म्यू एल का कंपोनेंट म्यू जे की दिशा में आपने देखा फिगर से कि वह है म्यू एल कॉस थीटा 1, और प्लस कंपोनेंट ऑफ म्यू एस अलोंग म्यू जे, और वह क्या है, म्यू एस कॉस थीटा 2। अब देखिए म्यू एल और म्यू एस दोनों का मैग्नीट्यूड आप पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। अगर हम क्वांटम नंबर्स के टर्म में कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2 का वैल्यू निकाल करके रख दें इक्वेशन 7 में, तो हमको म्यू जे का मैग्नीट्यूड मालूम हो जाएगा। अब आप देखिए, अब कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2 निकालने के लिए आप जरा ध्यान से देखिए। आप जानते हैं कि जो जे वेक्टर है टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये होता है एल प्लस एस। अगर जे एल प्लस एस है तो बोलो एस क्या होगा, जे माइनस एल। ठीक है, तो मॉड ऑफ एस लेंगे मतलब होगा मॉड ऑफ जे माइनस एल। और आप जानते हैं कि ए माइनस बी का मॉडुलस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। तो एस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा एस, उसको क्या लिखेंगे, जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2jl कॉस थीटा 1 का स्क्वायर रूट, क्योंकि जे और एल के बीच आपने एंगल क्या माना है, थीटा 1। तो अगर आप स्क्वायर कर दें तो एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2jl कॉस थीटा 1। आप माइनस 2jl कॉस थीटा 1 को LHS में लाइए, प्लस हो जाएगा, उससे कॉस थीटा 1 निकालिए और एस स्क्वायर को ले जाओ RHS में, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा 1 इक्वल टू जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2jl। होगा कि नहीं। और ये जो वेक्टर के फॉर्मूला से हमने एक कॉस थीटा 1 निकाला, उसके बजाय आप जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं उससे भी यह बात बता सकते हैं। ध्यान से सोचो, तो यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा है ABC, फिगर पर ध्यान दो, उसका AB साइड L के बराबर है, AC साइड J, मैग्नीट्यूड की दृष्टि से कहेंगे तो यह J है, यह L है और ये आपका S है। और आप जानना चाहते हैं इस थीटा व कॉस थीटा 1 को, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में जो साइड और एंगल के बीच का रिलेशन होता है वो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर हम लिखेंगे एस स्क्वायर, थीटा 1 के सामने का साइड एस स्क्वायर, तो वह बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर
प्लस 2JL कॉस थीटा 1, और उसी से आप कॉस थीटा 1 निकाल सकते, उससे भी निकाल सकते हैं। तो कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का या वेक्टर का। तो देखिए, तो कॉस थीटा 1 क्या मिल गया, जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2JL। लेकिन आपने अभी पढ़ा था कि जो, या पिछले क्लास में भी, कि जो हमारा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है रूट ओवर जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच बार। याद है, आपने पढ़ा है पिछले क्लास में। तो अगर जे स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और एच बार पर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, वैसे ही बोलो एल कितना के बराबर, अभी आप जानते हैं कि एल बराबर होता है रूट ओवर एल इंटू एल प्लस 1 टाइम्स एच बार, उसका स्क्वायर है, ध्यान से देखो, फिर एच बार स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा, नहीं। और एस स्क्वायर, आप एस को भी जानते हैं कि एस इज इक्वल टू रूट ओवर स्मॉल एस इंटू स्मॉल एस प्लस 1 इंटू एच बार, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, एच बार स्क्वायर आ जाएगा। तो गौर से देखिए, तो जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, हर एक टर्म में एच बार स्क्वायर कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया। तब फर्स्ट टर्म में बच जाएगा जे इंटू जे प्लस 1, सेकेंड में बच जाएगा एल इंटू एल प्लस 1, और लास्ट टर्म में बच जाएगा एस इंटू एस प्लस 1। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 2JL, तो 2 तो लिखा ही, अब जे का वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, आप जानते हैं कि दिस इज रूट ओवर जे इंटू जे प्लस 1 टाइम्स एच बार। ओके, एंड एल का कॉस थीटा 1, ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे गलती हो गई, एस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होगा इनफैक्ट एल, ये गलती से लिखा चला गया है, जरा ध्यान से देखो, ये गलती लिखा गया। ओके, इसको हम लोग करेक्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। तो इनफैक्ट एल का मैग्नीट्यूड हमको लिखना है और हमने एस का लिख दिया, तो इसको आपको बदलना होगा। देखिए, इसको हम लोग एल है तो यहाँ क्या लिखेंगे, एल इंटू एल प्लस 1। ओके, यहाँ भी हो जाएगा एल इंटू एल प्लस 1, एल इंटू एल प्लस 1। ध्यान से देखिए, अब देखो, तो एल का वैल्यू होता है रूट ओवर एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बार। अब देखो, यहाँ एच बार, यहाँ भी एच बार, दिस विल बी एच बार स्क्वायर, एंड दिस एच बार स्क्वायर विल कैंसिल बाय द एच बार इन द न्यूमरेटर। ये दोनों एच बार स्क्वायर कैंसिल, मतलब इसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो बोलिए कॉस थीटा 1 क्या मिला आपको, जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 रूट ओवर जे इंटू जे प्लस 1 इंटू रूट ओवर एल इंटू एल प्लस 1। दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा 1। ओके, ठीक इसी तरह से सोचिए, अगर हमें कॉस थीटा 2 जानना होगा, कॉस थीटा 2, तो ऐसी स्थिति में आप फिर वही प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल या कि आप वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। तो कॉस थीटा 2 आपका हो जाएगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया, जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 2JS। फिर वही काम करेंगे, जे स्क्वायर एस स्क्वायर एल स्क्वायर सबका वैल्यू रखोगे, फिर जे और एस का भी वैल्यू डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो आप देखे हैं कि ऊपर में एच बार स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे भी एच बार स्क्वायर होता है, कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जे स्क्वायर के जगह पर आपको सिर्फ बच जाएगा जे इंटू जे प्लस 1, एस स्क्वायर के जगह पर एस इंटू एस प्लस 1 और एल स्क्वायर के जगह पर एल इंटू एल प्लस 1। फिर जे और एस है,
उसके जगह पर रूट ओवर जे इंटू जे प्लस वन और एस के जगह पर रूट ओवर एस इंटू एस प्लस वन। ये हमने कैलकुलेट करके नहीं दिखाया, आप इससे आप कर सकते हैं, आप में बिल्कुल आसान बात है, जैसा किया वैसी तरह से। अब देखिए हमने 3 क्वांटम नंबर एल एस और जे के टर्म में कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब आप देखिए हमारा एम तो है टोटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जानना, और वह डिफाइंड है इस इक्वेशन नंबर 7 में कि म्यू जे इज इक्वल टू म्यू एल कॉस थीटा 1 प्लस म्यू एस कॉस थीटा 2। ठीक है, साथ ही साथ म्यू एल कितना होता है और म्यू एस कितना होता है यह भी आप पहले सीख चुके हैं, जान चुके हैं। आपको हम दिखा दें जिससे कि आपको याद पड़ जाएगा, और क्योंकि अभी उसको लिखना है। देखो म्यू एस का वैल्यू यहाँ डिफाइंड है, ध्यान से देख लो, 2 म्यू बी एस इंटू एस प्लस वन। अब हम ये बार बार पेज टर्न करके नहीं दिखाएंगे। और म्यू एल यहाँ पर लिखा हुआ है, म्यू एल इक्वल टू म्यू बी इंटू दिस मच। ओके, तो कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 साथ ही साथ म्यू एल और म्यू एस, ये सारा वैल्यू उसी इक्वेशन नंबर 7 में रखना है। बोलो म्यू जे बराबर क्या था, म्यू जे इक्वल था म्यू एल कॉस थीटा 1, लेकिन याद करो म्यू एल का वैल्यू है म्यू बी इंटू रूट ओवर एल इंटू एल प्लस वन, जैसा अभी आप तुरंत देखें हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू एल। कॉस थीटा 1 आपने तुरंत कॉस थीटा 1 निकाला है, वह क्या है जे इंटू जे प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन माइनस एस इंटू एस प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 रूट ओवर जे इंटू जे प्लस वन टाइम्स एल इंटू एल प्लस वन का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो हो गया कॉस थीटा 1 का वैल्यू। अब दूसरा है, दूसरे टर्म में है म्यू एस कॉस थीटा 2। म्यू एस का वैल्यू ध्यान से देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू एस 2 म्यू बी इंटू रूट ओवर एस इंटू एस प्लस वन। अभी देखे थे कि नहीं। अब कॉस थीटा 2 सामने लिखा हुआ, यहाँ देखिए दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 2 को रख दिया जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 रूट ओवर जे इंटू जे प्लस वन इंटू रूट ओवर एस इंटू एस प्लस वन। अब इस रिजल्ट को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है, ध्यान से देखो। यहाँ देखिए कि न्यूमरेटर में है रूट ओवर एल इंटू एल प्लस वन और डिनोमिनेटर में भी है रूट ओवर एल इंटू एल प्लस वन। दीज टू विल कैंसिल आउट। फिर सेकेंड टर्म में रूट ओवर एस इंटू एस प्लस वन न्यूमरेटर में और रूट ओवर एस इंटू एस प्लस वन डिनोमिनेटर में, बोथ विल कैंसिल आउट। So after this cancellation, what will be your result? Again देखो, फर्स्ट टर्म में म्यू बी प्रेजेंट है, सेकेंड टर्म में भी म्यू बी है, तो हम क्यों नहीं म्यू बी को होल में से कॉमन ले लेंगे, होल में से कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में म्यू बी प्रेजेंट है, इसको कॉमन लिया लेकर के लिखा जा सकता है। तो म्यू बी को कॉमन ले लोगे तो फर्स्ट टर्म में केवल ये स्क्वायर ब्रैकेट का टर्म बच जाएगा। और जब सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो म्यू बी कॉमन लेने के बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर टर्म है उसमें इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। अलजेब्रा समझ में आ रहा है। अब आप देखिए कि ये कैलकुलेशन कितना आसान है। सो यू कैन राइट म्यू जे इज इक्वल टू म्यू बी टाइम्स, अब वही देखो स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर का चीज़ है यार, जे इंटू जे प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन माइनस एस इंटू एस प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 रूट ओवर जे इंटू जे प्लस वन एंड प्लस सेकेंड टर्म में याद करो 2 फैक्टर था, सो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, तो जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन ओवर 2 रूट ओवर जे इंटू जे प्लस वन। ओके, अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। देखो डिनोमिनेटर में दोनों ही टर्म में है 2 इंटू रूट ओवर जे इंटू जे प्लस वन। तो अगर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम तो हमारा
2√j/j+1 ही हो जाएगा, दोनों जगह है यह। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखो। यहाँ इसका न्यूमरेटर फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का न्यूमरेटर ऐड करना है। अब कुछ अलजेब्रा यहाँ पर आप मन में ही सोच सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखो, फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में है j/j+1, उसमें ऐड होगा 2/j+1, दोनों ऐड होगा। तो दोनों जब ऐड होगा तो क्या मिल जाएगा, 3/j+1। ओके, फिर देखो, अब आप जरा सा s वाले टर्म को देखिए। सेकेंड टर्म में है 2/s/s+1, प्लस है 2/s/s+1। अब फर्स्ट टर्म में है -s/s+1, तो 2s/s+1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे s/s+1 को, तो बच जाएगा +s/s+1। ओके, अलजेब्रा समझ में आ रहा है ना। फिर देखो, अब l वाले के बारे में सोचो। फर्स्ट टर्म में l वाला टर्म है l/l+1 और सेकंड में है -2/l/l+1। तो l/l+1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/l/l+1, तो क्या बचेगा, कम में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी -l/l+1। हम उम्मीद करते हैं आप बात समझ गए हैं। सो μj इज इक्वल टू μb टाइम्स 3j/j+1 प्लस s/s+1 माइनस l/l+1 एंड डिवाइडेड बाय 2√j/j+1। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को एक सूटेबल फॉर्म में लाने के लिए एक सिंपल अलजेब्रा हमने यहाँ यूज किया। हम क्या कर रहे हैं, √j/j+1, यहाँ देखो ये ऊपर में नहीं है, हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या करना होगा, इसी फैक्टर से डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब डिवाइड भी करना होगा रिजल्ट को। लेकिन डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी प्रेजेंट था पहले से √j/j+1। ध्यान से देखो, जब इस √j/j+1 को आप फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा √j/j+1 से, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, 2/j/j+1। बात समझ आ रही है। अब देखिए, अब स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर ये जो नंबर है 3j/j+1 प्लस s/s+1 माइनस l/l+1 एंड डिवाइडेड बाय 2j/j+1, इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट वाले टर्म के जगह पर हम लोग लिखते हैं gj। क्या लिखते हैं, gj। एंड सो μj का एक्सप्रेशन हो जाएगा μb इंटू gj इंटू j+1। बात सुनाई, ये टोटल मैग्नेटिक मोमेंट के मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन आ गया। और ये जीजे है क्या, किसके जगह पर आपने लिखा, अब आप इजीली समझ सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, दिस जीजे हैज बीन रिटन एट द प्लेस ऑफ दिस टर्म इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर टर्म क्या है, ध्यान से देखो, 3j/j+1 प्लस s/s+1 माइनस l/l+1 ओवर 2j/j+1, इसी के जगह पर जीजे लिखा है। सो आप इस जीजे को डिफाइन कर सकते हैं कि यह किसके बराबर है। एक्चुअली दिस जीजे इज नोन एज लेंथ्स स्प्लिटिंग फैक्टर, और जी फैक्टर सिंपली कहते हैं। एंड दिस क्वांटिटी हैज ए ग्रेट इंपॉर्टेंस इन डीलिंग विद द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आगे जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे उस डिस्कशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप पढ़ेंगे आगे, जी मैन इफेक्ट देखोगे, वहाँ पर आएगा, तो स्पेक्ट्रम डिस्कस करने में इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो जैसा हमने कहा था, सिविल सर्विस में डायरेक्ट इसका डेरिवेशन पूछा गया है कि इसका एक्सप्रेशन निकालो, मतलब जो फाइनल रिजल्ट है ना वो लिखा हुआ है, कहता है इसको ड्राइव करके दिखाओ। देखो,
जीजे किसको लिखा आपने, 3 इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन एंड डिवाइडेड बाय 2j इंटू जे प्लस वन। ओके, अब देखिए इसको थोड़ा सूटेबल फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट टर्म है 3j इंटू जे प्लस वन, तो इस 3j इंटू जे प्लस वन को अगर हम लिख दें 2j इंटू जे प्लस वन अब प्लस जे इंटू जे प्लस वन, तो लिख सकते हैं कि नहीं, 3 है यहाँ 2 अब प्लस 1 कर दिया। अब बाकी जो s वाला टर्म है और l वाला टर्म है वो एटीज है, ज्यों का त्यों लिख दिया। ओके, और डिनोमिनेटर भी जैसा था एक्चुअली वैसा ही लिख दिया। ठीक है, अब गौर करिए ये जो 2j इंटू जे प्लस वन डिनोमिनेटर में है, हम इससे ऊपर वाले सारे टर्म को सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, या हर एक फर्स्ट टर्म को डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए और बाकी जो 3 टर्म बचा उसको एक ही साथ एसोसिएट करके इससे डिवाइड कर दीजिए। सो दिस रिजल्ट मे बी रिटन एज 2j इंटू जे प्लस वन एंड डिवाइडेड बाय 2j इंटू जे प्लस वन एंड प्लस बाकी रिमेनिंग तीनों टर्म को एक के साथ लिख करके j इंटू जे प्लस वन प्लस s इंटू एस प्लस वन माइनस l इंटू एल प्लस वन एंड डिवाइडेड बाय 2j इंटू जे प्लस वन लिख सकते हैं। लेकिन बोलो 2j इंटू जे प्लस वन 2j इंटू जे प्लस वन फर्स्ट टर्म में कैंसिल हो जाएगा और उसके जगह पर आ जाएगा 1। सो दिस gj इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1 प्लस j इंटू जे प्लस वन प्लस s इंटू एस प्लस वन माइनस l इंटू एल प्लस वन ओवर 2j इंटू जे प्लस वन, and this is the final expression for the g factor or the length splitting factor, and this is a very important result and you must remember it। भले अभी हमने डेराइव किया, एग्जामिनेशन में डेरिवेशन भी पूछता है, लेकिन जहाँ इसका उपयोग करेंगे, जहाँ इसका एप्लीकेशन है, वहाँ हमें डायरेक्ट लिखना होगा। सो आई विल सजेस्ट यू मस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट, मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इसको जस्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मानते हुए आपको क्या करना है, याद रखना है इसको, जिससे आगे के डिस्कशन में कोई कठिनाई नहीं हो।